बोली नहीं कोई भी। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी इस चैप्टर का नाम आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए चैप्टर के नाम को मैं समझा नहीं रहा। ठीक है, जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप रिलेशन नहीं समझ जाते, आपको नहीं पता लग जाता, तब तक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ नहीं पाओगे। उससे पहले एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। खैर अभी ये टॉपिक तो नाम डाल दिया मैंने, लेकिन ये टॉपिक काफी नीचे आएगा इसके। ठीक है, पहले एक एक्सपेरिमेंट है जो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, और आपको बता दूं ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का इन्फ्लुएंस दुनिया में सबसे ज्यादा है। मतलब अब तक जितने भी इक्वेशन है उसमें सबसे मेन इक्वेशन यही है, मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, तो चलो भैया पहले बात करते हैं एम्पियर की। देखो बात मैं किसकी कर रहा था, अब किसकी आ गई, अब किसकी आ गई। एम्पियर याद है, एम्पियर सर्किट लॉ क्या था? अगर करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये किसने बोला था? एम्पियर ने। किसने कहा था? करंट होगा तो क्या होगी, और जब तक करंट रहेगा तब तक, जैसे ही करंट खत्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी एम्पियर ने बोला भैया करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, तो बात करते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट करंट नाम का टॉपिक है, लेकिन हम स्टार्ट कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, एम्पियर ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप सी इज प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू दी क्लोज लूप। देखिए भैया क्या कह रहा है, कह रहा भैया ये है आपका एक वायर जिसके ऊपर करंट कितना है? आई। कितना है? आई करंट है। तो ये चारों ओर अपने क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, आपको याद होगा। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लीजिए यहां पर हमें दिखानी, तो आप क्या करते हो? टेंजेंट खींचते हो, और वो टेंजेंट इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। यहां पर एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट की लंबाई क्या थी? डीएल। ये एलिमेंट की लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अगर मैं बी इंटू में डीएल करता हूं, क्या करता हूं? बी वेक्टर इंटू में डीएल वेक्टर करता हूं। तो अगर ये हर एक पॉइंट पर यही करता हूं, एम्पियर ने जो बोला था मैं वो बता रहा हूं, हर एक पॉइंट पर, ये जितने भी पॉइंट है इस लूप के ऊपर, हर एक पॉइंट के लिए यही करता हूं, और सबको ऐड कर देता हूं। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट कर देता हूं। तो ये जो होगा, यानी यहां की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसके प्रोपोर्शनल रहेगी? करंट के। ये किसने बोला था? एम्पियर ने। टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ, इसे कहते हैं टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कौन सा करंट? जो वायर से फ्लो कर रहा है, जो इस लूप के अंदर है, जो इस लूप के, वही बोला भैया अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग एनी क्लोज पाथ इज प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू दी क्लोज लूप। ठीक है भैया, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया, बी इंटू में डी एल बराबर में म्यू नॉट आई। ये था आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, सबको याद होगा, है ना। यानी कहने का मतलब है यदि करंट होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड होगी। करंट अगर जीरो कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। करंट को बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ गए? तो एम्पियर सर्किटल लॉ से हमें यह पता लग रहा है कि भैया करंट ही किसकी वजह होता है? मैग्नेटिक फील्ड की। यदि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। समझ गए भैया? ये थे एम्पियर सर्किटल, एम्पियर। ठीक है, ये C1 लूप है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट डाल दिया। और इस करंट को, ये करंट कहां से फ्लो कर रहा है? वायर से फ्लो कर रहा है। जो भी करंट वायर से फ्लो करता है या फिर इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से आता है, उसका नाम होता है भैया कंडक्शन करंट। क्या कहते हैं इसे? तो अगर मैं कंडक्शन करंट फ्लो बोलूंगा तो समझ जाना भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है या चार्ज पार्टिकल की फ्लो की वजह से आ रहा है। समझ गए? अब देखिए, अब आ गई यहां तक कहानी ठीक थी, ये कह के पूरे एकदम सेटिस्फाइड होके मर गए। अब आए यहां पर मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने किया क्या? ध्यान दीजिए, इन्होंने एक नीचे वाला सर्किट बनाया। नीचे वाले सर्किट में एक बैटरी लगी है, ठीक है, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में कैपेसिटर चार्ज नहीं था, ठीक है भैया, तो बैटरी ने क्या किया? करंट दे करके उसको चार्ज करना चालू किया। जैसे कैपेसिटर की प्लेट चार्ज होने लगी तो ये वाली प्लेट क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज इस पे धीरे धीरे बढ़ने लगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ने लगा, और इस बार के थ्रू क्या करंट फ्लो करने लगा? कौन सा करंट?
कंडक्शन करंट। कौन सा करंट? कंडक्शन करंट। और जहां कंडक्शन करंट होता है वहां पर एम्पियर आ जाते हैं, और एम्पियर ने बोला था भैया कि जहां कंडक्शन करंट होगा वहां पर क्या होगी? बी इंटू में डीएल क्या होगी? और ये किसके बराबर रहेगा? म्यू नॉट, मतलब बी इंटू में डीएल का मतलब यही है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा करंट है? कंडक्शन। तो भैया एम्पियर यहाँ पर एकदम बढ़िया से वैलिड हो रहे थे। हाँ भैया, यहाँ पर करंट भी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, मतलब ये वाला पार्ट होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा तो समझ जाना ये वाला पार्ट होगा। समझ गए? इधर भी करंट था, यहां पर भी ये लूप मिला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मिली, अभी भी एम्पियर ठीक थे। यहां पर भी करंट मिला, यहां पर भी लूप बन रही थी, बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड थी, मतलब ये पार्ट था क्योंकि करंट था। अब देखिए यहां पर तो कोई मीडियम ही नहीं है ना, इसके अंदर कोई मीडियम नहीं है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्शन करंट, और कंडक्शन करंट नहीं होगा तो एम्पियर के हिसाब से करंट की वैल्यू अगर 0 हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा ना, एम्पियर के हिसाब से ये होना चाहिए था कि भैया अंदर तो कोई मीडियम ही है ना, और जब अंदर मीडियम नहीं होगा तो अंदर करंट नहीं होगा, और करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, यानी ये वाला पार्ट। दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा तो समझ जाना इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल, ये भी क्या होगा? 0 ही होगा। चलो भैया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यहां पर भी क्या हुई? मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। यहां पर भी क्या मिल गई? और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही थी जितनी इस वाले की थी। समझे? एम्पियर ने देखा, एम्पियर कह रहे थे भैया जहां करंट होगा वही मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन यहां पर करंट तो है ही नहीं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी थी, और इसकी वैल्यू उतनी थी जितनी वैल्यू इसकी थी। बोला हाँ, समझ गए? तो अब यहां पर तो करंट नहीं है, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड बन गई, यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल आ रहा है। समझ गया? 0 नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन यहां पर देखिए, ये चलो भैया इसका मतलब एम्पियर गलत थे, इन्होंने यहाँ पे तुरंत पता लग गया कि भैया एम्पियर यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। एम्पियर ने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड यानी बी इंटू में डीएल जब ही आ सकता है जब क्या होगा? लूप के अंदर कंडक्शन करंट होगा। लेकिन यहां पर कंडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, यानी इसकी वैल्यू थी लेकिन करंट नहीं था। ये था लेकिन ये नहीं था, तो भैया ये क्या हो गया? एम्पियर गलत साबित हो गया। ठीक है भैया, यहाँ पे एम्पियर गलत साबित हो गया, इसका मतलब करंट ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, कुछ ऐसी चीज और भी है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और करंट के अलावा दूसरी चीज है। ठीक है भैया, अब ये एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे धीरे धीरे, हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड है, सोच रहे थे, तभी इन्होंने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड गायब। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? छूमंतर। क्या हुआ ऐसा? क्या कोई चुरा ले गया उसको? नहीं। हुआ ये था कि भैया जब तक ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज कर रही थी, जब तक यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था और यहां का नेगेटिव चार्ज क्या था? बढ़ रहा था, तब तक बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार क्या हो रही थी? बदल रही थी। क्या रही थी? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी? वेरिएबल थी। क्या थी? जैसे ही इस बैटरी का पोटेंशियल और इस कैपेसिटर का पोटेंशियल बराबर हुआ, वैसे ही क्या हुआ? यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट, यहाँ का नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट, बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। और जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुई, इसका मतलब तभी इन्होंने देखा भैया कि अब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? गायब होगी। समझ गया? जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, कैपेसिटर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल थी, तब तक मैग्नेटिक फील्ड बनी, यानी तब तक आया इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल, तब तक आया इंटीग्रेशन ऑफ। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होते के साथ ही भैया ये क्या हो गया? 0 हो गया। उन्होंने कहा कोई तो दिक्कत है, कोई तो ऐसी चीज थी चार्जिंग के दौरान में जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी। ठीक है, और चार्ज जैसी फुली चार्ज हो गया तो वो चीज अब नहीं हो रही, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? गायब होगी। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट को 2 या 3 बार रिपीट किया। उन्होंने ये भी हर बार यही देखा कि जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तब तक यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी C1 लूप पे। लेकिन जैसे ही आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हुआ, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। वैसे ही क्या हुआ? C2 क्या हो गया? 0 हो जाता था। मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी? 0 आती थी। तो उन्होंने बोला भैया ये तो जब हम देख रहे हैं जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तभी तक आ रही है, इसका मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। समझ गए भैया? तो यहां से सबसे पहली बार पता लगाया गया, सबसे पहली बार बताया गया
कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेरी करें तो उससे क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए। लेकिन इन्होंने डायरेक्टली ऐसे नहीं बताया था, इन्होंने सोचा, इन्होंने क्या सोचा, ये सबसे पहले गए वहां पर, कहां पर, जहां पर भैया फराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था। फराडे ने कहा था कि अगर आप किसी भी मेटल बॉडी के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, किसी भी मेटल बॉडी के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, तो उस फ्लक्स को अपोज करने के लिए वहां पर क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, और जहां पर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वहां पर बीच में क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करती है तो उसकी वजह से क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी सिमेट्री को ध्यान रखते हुए इन्होंने कहा कि हाँ, यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है वो क्या बना रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसे कहते हैं सिमेट्रिक कंसिडरेशन। ठीक है, फिजिक्स का सबसे बेसिक लॉ है कि भैया आइंस्टीन ने भी इसी हिसाब से कहा था कि E इक्वल्स टू mc स्क्वायर है, तो m इक्वल्स टू में क्या होगा, c होगा। यानी एनर्जी और मास क्या होंगे, इंटर मतलब कन्वर्टेबल होंगे, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी सिमेट्रिक कंसिडरेशन है। ऐसे डी ब्रोगली ने भी यही कहा था। डी ब्रोगली के हिसाब से भी क्या हुआ कि अगर वेव मैटर के पास वेव करेक्टर है तो वेव के पास क्या होगा, मैटर करेक्टर होगा। ये भी सिमेट्रिक कंसिडरेशन है। मतलब फिजिक्स में ऑलमोस्ट सारी चीजें जो दी गई है वो क्या है, सिमेट्रिक कंसिडरेशन पे दी गई है। अगर तू मेरा भाई है तो मैं तेरा भाई, समझ गया भैया, इसी हिसाब से दी गई है। ठीक है भैया, तो इन्होंने भी बोला भैया, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, दोबारा से एक बार रिपीट कर दो। इन्होंने भैया देखा, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल थी, तब तक मैग्नेटिक फील्ड बनी। ठीक है भैया, अब इन्होंने बोला भैया चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इन्होंने डायरेक्टली ये नहीं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है तभी तक मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इन्होंने सिमेट्रिक कंसिडरेशन देखा कि भैया फराडे ने कहा था भैया कि जब तक किसी बॉडी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी तक उसके अक्रॉस में क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पर बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यानी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होती है, फ्लक्स वेरिएबल का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल। फ्लक्स वेरिएबल होता है, यानी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और उसी हिसाब से यहां पर जो होगी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। इसे कहते हैं सिमेट्रिक कंसिडरेशन, और इन्होंने यहां से प्रूव भी कर दिया। ठीक है भैया, तो मैं एक बार ये आपको पढ़ के बताता हूँ जो लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है भैया, मुझे पता है बेटा, मैं एरो नहीं कर रहा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट करें तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोलो, ठीक है, बी along any closed loop is proportional to current passing through the closed loop। जो कि ये आया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर ये कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट है। कंडक्शन करंट कौन सा होता है, जो वायर से फ्लो करता है या फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, या किसी भी चार्ज पार्टिकल की कंडक्शन की वजह से आता है, मतलब मूवमेंट की वजह से आता है। C1 क्या है, ये लूप है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी करंट की वजह से क्या आ रही है, मैग्नेटिक। किसने बोला, बोल करके मर गए। फिर आए भैया मैक्सवेल, कौन है, बट मैक्सवेल shows that the equation is inconsistent, prove to inconsistent to prove the inconsistency we consider a parallel plate capacitor, ठीक है, being charged by a battery। एक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उसको किससे चार्ज किया भैया, बैटरी से। as the charging continue, a current IC मतलब कंडक्शन करंट, flow through the connecting wire, which of course change with the time, the current produce a magnetic field। इस करंट की वजह से क्या आती भैया, मैग्नेटिक फील्ड आती, जो कि C1 लूप से हम दिखा रहे थे। ठीक है, जो कि हम किससे दिखा रहे थे, C1 लूप से। ठीक है, द कैपेसिटर हाँ ठीक है, हो गया, around the capacitor provide a magnetic field around the capacitor। ठीक है, consider two planar loop C1 and C2, मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या थे, प्लेनर थे, उनका प्लेन क्या था, सेम था, सेम डायरेक्शन। बिटवीन द कैपेसिटर द प्लेट, ये वाला पढ़ दिया मैंने क्या, अच्छा, C1 and C2, C1 जस्ट लेफ्ट, C1 कहा था भैया, लेफ्ट साइड में ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, प्लेट, एंड C2 बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स विद देयर प्लेन पैरेलल टू दी प्लेट। इस C2 का भी क्या था, जो प्लेन था वो इस प्लेट के क्या था, पैरेलल था। अब देखिए,
Now the current IC flow across the area bounded by the C1. ठीक है भैया, तो किसके बराबर आया भैया? जो भैया C1 लूप था उसके अंदर क्या था? कंडक्शन करंट था, वायर था तो कंडक्ट कर रहा था, और उसने उस कंडक्शन करंट ने क्या बनाई? मैग्नेटिक फील्ड। यानी उस C1 लूप का जो BDL था वो किसके बराबर आया था? म्यू नॉट IC के। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है आप देखिए, but the area bounded by C2 lies in the region between the capacitor plate, so no current flow across it. उसके अंदर किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल क्या होना चाहिए? जीरो। किसके हिसाब से? एम्पियर के हिसाब से। लेकिन ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि C1 लूप की मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर थी? C2, यानी यहां का मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर था? यहाँ की लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके हिसाब से? ये किसने किया था? बाय मैक्सवेल। इसका मतलब क्या हो गया? ये रिजल्ट क्या बता रहा है? दिस रिजल्ट इज इनकंसिस्टेंट विद द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सो वी नीड टू मॉडिफाई द एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, बाय फेल्ट बाय मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल को जरूरत पड़ी भैया कि एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए। उन्होंने कहा, क्या कहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो किसकी वजह से होगी? केवल करंट की वजह से। लेकिन यहां पर देखा भैया स्पेस में तो कोई करंट ही नहीं है, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। ठीक है, चलो देखिए, अब करते हैं मॉडिफिकेशन। क्या है भैया? मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर लॉ, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है भैया, टू मॉडिफाई एम्पियर लॉ मैक्सवेल फॉलोड अ सिमेट्रिक कंसिडर्ड बाय द फैराडे। ठीक है, फैराडे ने क्या कहा था भैया? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से आता है भैया इंड्यूस ईएमएफ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जहां पर होता है वहां पर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव की वजह से क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ठीक है, हैंस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने कहा भैया कि इसके हिसाब से, सिमेट्रिक कंसिडरेशन के हिसाब से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बदल रही है वो क्या बना है? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि फैराडे के हिसाब से जब मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इनके हिसाब से, सिमेट्रिक कंसिडरेशन के हिसाब से, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी तो क्या नहीं चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड। एज करंट आर द यूजुअल सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि हम जानते हैं भाई करंट जो आपका होता है वो यूजुअल सोर्स होता है क्या? किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी एसोसिएटेड विद द करंट। तो भैया इन्होंने कहा भैया कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे, मतलब एक तरह से जैसे आपका देखिए करंट की वजह से क्या आती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे ही अब देखो चेंजिंग करंट की वजह से आती है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पर टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी क्या रही है? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब मैं उस चीज को जो जिसकी वजह से करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड आई प्लेट के बीच में, उसको भी करंट की तरह ऐसा ट्रीट कर सकता हूं। नहीं समझे? देखो करंट की वजह से क्या आती है? मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहां पर भी क्या आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको भी मैं करंट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। इसी करंट को जिसको मैंने ट्रीट किया, भाई करंट नहीं एक्चुअल में, वो कोई करंट नहीं है, वो क्या है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसी को हमने क्या बोला भैया? इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। उसी को हमने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट करंट। एक्चुअल में वो करंट नहीं है, वो कैसे बिहेव कर रहा है? करंट के जैसा बिहेव कर रहा है क्या वो? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे ही हमने क्या बोला भैया? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखिए भैया, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो क्या बनाती है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है तो क्या बनाएगी? ठीक है भैया, मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पड़ा है? क्योंकि भैया यहां पर आपकी जो वेव रहेगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट लगातार क्या करेगा? वेरी करेगा, और उस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वजह से आएगी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, और उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की वजह से क्या आएगी? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हुई तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आई, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी हुई तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई, लगातार आते गई। और ये न्यूट्रल वेव भी कहलाती है, क्योंकि ये वेव ना तो पॉजिटिव चार्ज के इसके अंदर रखने पर, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई भी चार्ज रखोगे या मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई चार्ज रखोगे तो उसके अंदर क्या आता है? डिफ्लेक्शन आता है। लेकिन इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन किसी चार्ज पार्टिकल के अंदर नहीं आता, इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया? न्यूट्रल वेव भी कहते हैं। तो इसके अंदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों कंपोनेंट रहता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड उधर लगा देगी, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर, ठीक है भैया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें, देखो 3 बार वही टॉपिक डलवाया मैंने, अब एक्सप्रेशन आएगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, कुछ और नहीं, क्या होता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं भैया, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, क्या कहते हैं। अब आ रहे हैं भैया एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, पैरेलल प्लेट लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, वेरिएबल थी, यहाँ पे एक लूप लिया था, उसका कुछ एरिया होगा और उस एरिया से पास करेंगी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पास करेंगी, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर जो फ्लक्स होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो आपको हर टाइम पर नहीं मिल सकता फ्लक्स, ठीक है, एक कांस्टेंट फ्लक्स नहीं मिल सकता। तो मैंने किसी इंस्टेंट का फ्लक्स निकाला, जिस इंस्टेंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, ई थी, क्या थी, एरिया कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वेरिएबल है, तो फ्लक्स क्या होगा, आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कॉस थीटा होता है, याद है नहीं याद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, एरिया कितना है ए, और आपको बता दूं नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसलिए कॉस क्या होगा, जीरो, कॉस जीरो बोलो तो 1, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई, ई ए, क्या आ गई, ई, ये फ्लक्स आ गया किसी भी इंस्टेंट पर। आपको पता है ये फ्लक्स वेरिएबल है, क्या है, चलो अच्छा, आपको ये भी पता है कि मान लीजिए फ्लक्स आया आपका कितना है, ई, अगर मान लीजिए फ्लक्स चार्ज की वजह से आता, किसी एनक्लोज चार्ज की वजह से, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती, एनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, समझ गए भैया। अगर यही फ्लक्स किसी एनक्लोज चार्ज की वजह से आता, वैसे एक्चुअल में कोई चार्ज है नहीं, ये चार्ज आया ही नहीं है, जैसे मैंने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्प्लेसमेंट करंट कहा, जबकि वो डिस्प्लेसमेंट करंट, तो वैसे ही मैंने कहा भैया अगर मान लीजिए यही फ्लक्स किसी एनक्लोज चार्ज की वजह से आता, तो उस फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, एनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या रखी है, ई ए, और फ्लक्स की वैल्यू क्या रखी है, एनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हमने बोला भैया कि एनक्लोज चार्ज की वजह से फ्लक्स क्या होता, यही होता, दोनों, ये भी फ्लक्स होता और ऊपर वाला भी क्या होता, फ्लक्स होता। तो यहां से चार्ज की वैल्यू निकाल लो जो उस इंस्टेंट पर आया, ठीक है भैया। अब चार्ज पता लग गया, आपको पता करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, डी क्यू अपॉन में dt, क्यू की वैल्यू क्या रखी है, ई ए एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है एरिया क्या है, लूप का कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, उस प्लेट के बीच का रीजन है, वो भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्या बदल रहा है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा बाकी सारी चीजों को क्या करो भैया, बाहर निकाल लो, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्सप्रेशन क्या आती है, ID इक्वल्स टू में एप्सिलॉन नॉट ए डीई अपॉन में dt। ई क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं ई को कांस्टेंट कर दूं, ई को, जैसे चार्ज होने पर प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी थी, तो अगर मैं किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या होता है, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी थी, कांस्टेंट होगी थी, तो कांस्टेंट होगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हुआ था, इसलिए जीरो हो गया था, समझ गया भैया। जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहेगी तभी तक क्या आएगा, करंट आएगा। जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुई वैसी करंट क्या हो गया, जीरो हो गया, समझ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट की एक्सप्रेशन थी। तो भैया करेक्ट फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है भैया, ये जो बीडीएल है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से आती है, कंडक्शन, साथ साथ में डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ये होगा तो ये नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो ये होगा। जैसे देखिए हमने देखा था यहां पर आईसी था तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। दोनों जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन दोनों जगह पर एक चीज कॉमन है कि यहाँ कॉमन नहीं, सॉरी, दोनों जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कॉमन है, लेकिन दोनों में एक क्या है, डिफरेंस है कि यहाँ पर करंट है, यहाँ पर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर है क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमने क्या बोला, तो अगर आपका करंट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगी। दोनों एक दूसरे की अब्सेंस में ही काम करते हैं। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वहां करंट नहीं रहेगा, और जहां करंट रहेगा वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं बनेगी। दोबारा बोल रहा हूं, जहां पर करंट रहेगा वहां पर उसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी,
और जहां पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डिस्प्लेसमेंट करेगा, यहाँ वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसकी वजह से बनेगी। मतलब एक दूसरे की एब्सेंस में ही रहते हैं, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आते। तो करेक्ट फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आईसी प्लस आईडी कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखा अगर आईसी 0 है तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो किसकी वजह से बनी है? डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से। और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो किसकी वजह से बनी है? कंडक्शन करंट की वजह से। समझ गया? ये ध्यान रखना, जब कंडक्शन करंट 0 रहेगा तो सारी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनेगी? डिस्प्लेसमेंट की वजह से, यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिसकी वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन में dt। और जब आपका डिस्प्लेसमेंट करंट 0 रहेगा तो सारी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगी? कंडक्शन करंट की। समझ गए भैया? ठीक है, तो यहां पर मैक्सवेल ने बोला कि भैया अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किससे पता लगा था भैया? बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। किससे पता लगा? मैक्सवेल से। मेरा मुंह पे घुसंड मार दिया ना, फराडे लॉ से। किससे? क्या हुआ था टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से? बता बे कुन्नू, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुआ? यार क्या हुआ था ये पूछ रहा हूँ। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या हुआ? किसी सिस्टम के अंदर अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और वहां पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या हुआ था? क्या चेंज हो रहा है? क्या होता है अरमान? क्या आई थी? क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? क्या हुआ था ऐसा सिस्टम के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई? से क्या हुआ था सिस्टम के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से सिस्टम का फ्लक्स क्या होगा? कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सिस्टम को पसंद, तो क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ आएगा। इंड्यूस मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे होता है तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या आती है? यानी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा? तू बता दे कुछ दोबारा से, यही जो मैंने बोला। क्या फ्लक्स आता है? वेरिएबल फ्लक्स आता है। क्या आता है? वेरिएबल मैग्नेटिक। उससे क्या होगा? ईएमएफ का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? आगे बढ़ो, फिर क्या आगे? इलेक्ट्रिक। अब बता भाई अनुज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करी थी तो क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करी, इसका कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसका कोई, जैसे वहां पर बताया ना ऐसे यहाँ पर भी ये सिमेट्रिक कंसिडरेशन से किया, उसकी ऐसी डेरिवेशन कर दी। ठीक है, वो कोई ऐसे एक्चुअल में करंट नहीं है, वो क्या है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्या आएगा? ठीक है, क्या हुआ? हाँ हाँ, तो भैया टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी हिसाब से बाय सिमेट्रिक कंसिडरेशन, ठीक है भैया, मैक्सवेल ने बोला कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो उससे क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या आएगा? यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड आता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। समझ गए भैया? वही लिखा हुआ है। कह रहा इन्होंने फिर लास्ट में एक आइडिया दिया कि स्पेस में चलती हुई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है उसकी वजह से क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड। और जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है उसकी वजह से क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरा का पूरा यही लिखा। ठीक है भैया, और उसके बाद सच ए वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वॉर लिखा हुआ है इसमें, ये वेव है। ठीक है भैया, एंड इट इंडीड एग्जिस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो इसके परपेंडिकुलर क्या आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है तो इसके परपेंडिकुलर क्या आएगी भैया? मतलब ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगा,
मतलब बन नहीं पाया अच्छे से डायग्राम उसमें, ठीक है, ऐसा होता है। ये क्या भी है x, ये क्या है y, और ये क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल है। तो इसी के परपेंडिकुलर ये कौन से प्लेन में है, y, ठीक है, y x प्लेन में, x y प्लेन में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, z के। ये किसके अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, y के अलॉन्ग। ये किसके अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है, y के अलॉन्ग। और ये कैसी है, वेरिएबल है, क्या है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी जीरो जा रही है। तो ऐसी क्या है, z के अलॉन्ग ऑसिलेट करती क्या है मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से, ठीक है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, बन नहीं पा रहा, समझ गए समझ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है, वाई के अलॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलॉन्ग ऑसिलेट कर रही है, जेड के अलॉन्ग। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है इसका वेव का, वो किसके अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग। ये ध्यान रखना, ये हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है। नीचे की इक्वेशन हम अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मतलब ज्यादा करा दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक क्लास में चलेंगे, ठीक है।